अच्छा, बच्चों की इम्यूनिटी के ऊपर बात करते हैं। बच्चों को क्या मल्टीविटामिन्स देने चाहिए? छोटे बच्चों को स्पेशली उनको सोर्स देना चाहिए मल्टीविटामिन्स के लिए मेडिसिन्स की फॉर्म में? ये ना थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। मेरी अपनी जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि अगर आपके बच्चे की डाइट ठीक है तो आपको बच्चे को बगैर वजह के सप्लीमेंट्स नहीं देने चाहिए। तो कहते हैं ना लोग फेरो पिला दो, आयरन सप्लीमेंट पहले आयरन का टेस्ट कराओ। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को आयरन की कमी है, जैसे पिछले दिनों मैं अपनी नीस को देख रही थी तो उसका ना रंग थोड़ा पेल मुझे लगा, तो मैंने अपनी बहन से कहा इसका आयरन का टेस्ट कराओ। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप छोटे बच्चे को बगैर टेस्ट कराए आप उसको सप्लीमेंट्स पे सप्लीमेंट्स दिए जा रहे हो। नो डाउट उनका कोई बहुत लॉन्गर रन में साइड इफेक्ट नहीं है, मगर फिर भी आप बच्चे की किडनी पे एक बोझ डाल रहे हो, वो भी बगैर वजह के। अगर तो आपके बच्चे को कोई डेफिशिएंसी है ज़रूर उसको सप्लीमेंट दें। अपने बच्चे का विटामिन डी का, कैल्शियम का, आयरन का टेस्ट ज़रूर कराया करें एवरी 6 मंथ्स। आई नो बच्चे को नीडल फोबिया होता है, मगर बगैर टेस्ट के आप बच्चे को कभी भी प्लीज़ कोई सप्लीमेंट ना दें। और मैंने कितने लोगों को देखा है, वो बच्चों को, हमें डॉक्टर ने सर्बेक्सी लिख के दी, लेट से हम गए डॉक्टर के पास, जी हमारा हेयर फॉल हो रहा है, लेट से एक एग्जांपल है, बच्चे का हेयर फॉल हो रहा है, उसको भी वही सर्बेक्सी देना शुरू कर देते हैं, सोचे समझे बगैर कि उसकी एज क्या है, क्या उसकी सर्बेक्सी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। जो बड़ों को इंजेक्शन दिया जाता है वही हम बच्चों को भी देना शुरू कर देते हैं, बड़े की प्रिस्क्रिप्शन ही बच्चे को भी देना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल गलत अप्रोच है। बच्चे की रिक्वायरमेंट बड़ों की रिक्वायरमेंट से डिफरेंट है। इवन बच्चों का विटामिन डी भी बड़ों से जो होता है वो डिफरेंट होता है। आपने पहले टेस्ट कराने हैं बच्चों के, फिर आपने उनके सप्लीमेंट शुरू कराने हैं। ये मेरी ओपिनियन है। मैं जानती हूँ बहुत सारे डॉक्टर्स कह देते हैं कि करा लें, डॉक्टर्स की मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करती हूँ, वो उनकी ओपिनियन हो सकती है। बीइंग अ डाइटिशियन मेरी ये ओपिनियन है, बगैर टेस्ट कराए बगैर वजह के बच्चों को सप्लीमेंट। अच्छा, कोई ऐसी इम्यूनिटी के लिए बच्चों की कोई ऐसा नुस्खा, कोई ऐसी कोई हमें रेसिपी बता दें जो हम कुछ घर में बना के बच्चों को रोज़ खिला सकें, किसी ऐसे फॉर्म में जो बच्चे खा भी लें? फ्रूट चाट बहुत अच्छी चीज़ है। एज अ सेट के विटामिन सी सबसे ज़्यादा, विटामिन सी सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारी इम्यूनिटी के लिए, और विटामिन सी सबसे ज़्यादा फ्रूट्स के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर मौजूद होता है। बच्चों को फ्रूट चाट बना के दें, मिल्क शेक्स बना के दे दें, उनको फ्रूट जूसेस दे दें, स्मूदीज़ का इस्तेमाल जो है वो कराना शुरू कर दें। वेजिटेबल्स की बात करें तो वही वेजिटेबल रैप्स की, बर्गर्स की फॉर्म में, सैंडविचेस की फॉर्म में देना शुरू कर दें। एक और फ़िज़ा जो मैंने लोगों में गलती देखी है वो ये देखी है कि लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा तो धूप में बहुत खेलता है तो इसको विटामिन डी की तो ज़रूरत ही नहीं है। ना विटामिन डी का हम टेस्ट कराते हैं, ना विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन करते हैं। और कितने कितने मैंने लोगों को कहते सुना है कि जी विटामिन डी सूरज से एब्जॉर्ब हो जाता है। एशिया के लोग ऐसे हैं, हमारा विटामिन डी सूरज से एब्जॉर्ब होता ही नहीं है। हमारी स्किन टोन ऐसी है, हम विटामिन डी सूरज से एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकते। वो जो कॉन्सेप्ट है बच्चा धूप में खेल रहा है तो उसका विटामिन डी पूरा हो जाएगा, फिर भी आपको विटामिन डी का टेस्ट कराना है अपने बच्चे का, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी रहे। विटामिन डी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन डी टेस्ट कराएं एंड सप्लीमेंटेशन करें, बच्चा भी विटामिन डी सूरज से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। अच्छा, जिंक भी खिलाना शुरू हो गया बच्चों को, है ना? तो वो बच्चों को दे सकते हैं सॉफ्ट और सेफ? बगैर वजह के मत दें। जिंक भी एज ए सेट सर्बेक्सी लोग बच्चों को देना शुरू कर देते हैं। अगर तो कोई वजह है, आपके डाइटिशियन ने, आपके डॉक्टर ने बच्चे को सर्बेक्सी लिख के दिया या जिंक का कोई भी सप्लीमेंट लिख के दिया, जरूर तो फिर दे सकते हैं। बगैर वजह के बच्चे को कोई भी सप्लीमेंट खुद से। तो अब मेरे पास आयशा नासिर मौजूद हैं जो कि हमें बताएंगी आज कि हम किस तरीके से अपनी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। डाइटिशियन है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और हमारे शो पे हमेशा आपकी रहनुमाई के लिए आती हैं। आयशा, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए। यू लुकिंग वंडरफुल। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आज हम इम्यूनिटी के ऊपर बात करेंगे कि हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट किस तरह से कर सकते हैं, तो प्लीज़ बताइएगा। अच्छा फ़िज़ा, जब कोविड आया था ना, ये हमारा बड़ा मसला बना था कि हमें लगता था रातों रात ही हमने कोई चीज़ ऐसी खा लेनी है जिससे हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी और हम पे कोविड का असर नहीं होगा। इम्यूनिटी एक ऐसी चीज़ है, आप इसको ओवरनाइट बिल्ड नहीं कर सकते, बहुत माइक्रो लेवल पे ये बिल्ड होती है। आपकी रोज़मर्रा की जो आदत हैं ये इसको बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर रही होती हैं। ये नहीं होगा कि आपका लाइफस्टाइल अनहेल्दी है लेकिन आप बहुत ज़्यादा विटामिन सी खा रहे हैं और उसके साथ आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो। हम डाइट की भी बात कर लेते हैं और वो लाइफस्टाइल जिसके साथ इम्यूनिटी अच्छी हो सकती है उसकी भी बात कर लेते हैं। अगर हम डाइट की बात करें तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। और विटामिन सी जितने हमारे सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, जैसे हमारे पास ऑरेंजेस आ जाते हैं, कीवी है, आजकल के मौसम में स्ट्रॉबेरीज आई हुई हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। अमरूद विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, आगे मैंगो आएगा वो विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, आलू बुखारा विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। अभी कुछ एरियाज़ में
पीच मिलने लग गया है, जो आड़ू है वो भी विटामिन सी का अच्छा सोर्स है। अब विटामिन सी का इस्तेमाल आपका डेली बेसिस पे ज़रूर होना चाहिए। कुछ लोग विटामिन सी के सप्लीमेंट्स शुरू कर देते हैं, 500,000 mg तक विटामिन डी। हमारी बॉडी 85 mg तक विटामिन सी जो है वो डेली बेसिस पे अब्जॉर्ब करती है। इससे ज़्यादा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हम अपने दिल की तसल्ली दे रहे होते हैं। इससे ऊपर आप जितनी डोजेज पे जाते हैं उसकी अब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर नहीं हो रही होती। कोई टेक्निक भी है कि अगर हमने विटामिन सी सोर्स किसी फल के ज़रिए अगर हम ले रहे हैं, उसके साथ अगर हमने किसी खाने का इस्तेमाल कर लिया या चाय का इस्तेमाल कर लिया, तो वो जो विटामिन सी है हमारे अंदर जाके अब्जॉर्ब नहीं होगी, डाइल्यूट नहीं होगी? कोई ऐसे इश्यूज होते हैं तो बताइए प्लीज़। जितने हमारे मल्टी वाइटामिन्स हैं या जितने हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, आप उसके ऊपर चाय, ग्रीन टी या कॉफ़ी का इस्तेमाल कर लेते हैं तो उनकी एब्जॉर्प्शन हिंडर हो जाती है। यानी एब्जॉर्ब वो होते हैं लेकिन उतने अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होते जितने अच्छे तरीके से उनको एब्जॉर्ब होना चाहिए था। तो जितने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं आप उनका इस्तेमाल जो है वो थोड़े वक्फे से करें। इस बात का मतलब ये है कि अगर आपने नाश्ता किया और नाश्ते में चाय पी है तो 1 to 2 आवर गैप के साथ आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। और अगर आप चाय पी रहे हैं और सैलड, क्योंकि सैलड के अंदर भी हम लेमन स्क्वीज़ करते हैं जो कि विटामिन सी का अच्छा सोर्स है, टोमेटोज़ हो जाते हैं वो भी विटामिन सी का अच्छा सोर्स है। तो जो सैलड्स वगैरह हैं उनके ऊपर से भी चाय, कॉफ़ी या ये जो बेवरेजेस होते हैं कैफिनेटेड बेवरेजेस, इनका इस्तेमाल जो है वो कम से कम किया जाए। हमें किस तरह पता चलता है कि हमारी इम्यूनिटी जो है वो अभी बूस्ट नहीं कर रही है, सही नहीं है, कमज़ोर हुए हुए हम, ये कैसे पता चलता है? जो बंदा बार बार बीमार हो जाता है, कोई भी मौसमी अगर बीमारी आती है तो सबसे पहले उस बंदे को लगती है, गर्मी है तो भी उसको कोई ना कोई मसला है, सर्दी आई है तो भी नज़ला ज़ुकाम है, ऑब्वियसली उसकी जो इम्यूनिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़्ड है। अगर दुनिया में कुछ भी हो रहा है और आप पे इतना ज़्यादा उसका असर नहीं होता या आप बहुत ज़्यादा बीमार नहीं होते, इट मीन्स आपकी इम्यूनिटी अच्छी है। लेकिन अगर कोई भी छोटी छोटी बीमारी आती है और सबसे पहले आप इम्पैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, इट मीन्स आपकी जो इम्यूनिटी है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। उसके लिए फिर आपको सप्लीमेंट्स, जिसमें जिंक, जब कोविड आया था तो हमने एक सर्बेक्सी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की थी, फिर हमें सप्लीमेंट्स में जिंक का इस्तेमाल करना चाहिए। लाजमी नहीं है सर्बेक्सी, किसी भी ब्रांड का जिंक 15 to 22 mg जो है वो आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें। एंड वो भी आपने कोशिश करनी है कि मील के कोई 2 आवर्स के बाद इस्तेमाल करें ताकि उसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो मैक्सिमम हो। क्योंकि अगर आप जिंक भी दूध के साथ ले लेंगे, बहुत सारे लोग सर्बेक्सी दूध के ग्लास के साथ ले लेते हैं, कैल्शियम और जिंक एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन जो है वो हिंडर कर देते हैं। बेहतर है कि जिंक को भी मील के 2 आवर्स के बाद। हाँ, बचपन में जब हम छोटे थे तो हमें सबेक्सी खिलाते होते थे ना पेरेंट्स, मगर कुछ पेरेंट्स गलती ये करते हैं कि दूध के साथ दे देते हैं, तो इट्स नॉट रेकमेंडेड विद मिल्क। बिल्कुल ऐसे ही कैल्शियम और जिंक हैवी मेटल हमेशा लाइट मेटल के एब्जॉर्प्शन को हिंडर करता है, तो वो फिर आपस में एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन रोकते हैं। इसी तरह आयरन भी, अगर आप मीट या बीफ के साथ जिंक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे दोपहर का खाना खाया उसमें आपने मटन या बीफ या इवन चिकन भी इस्तेमाल किया, ऊपर से आपने जिंक ले लिया तो उसकी एब्जॉर्प्शन उतनी अच्छी नहीं होगी। इसीलिए उसको भी आप एम्प्टी स्टमक, ये नहीं कि बिल्कुल ही सुबह उठते साथ ही ले लेना है, मील के कोई 2 आवर्स के बाद आप इस्तेमाल करें। अब सब्जियों की तरफ आ जाते हैं। सब्जियों का क्या लेन देन है, किस तरीके से इम्यून के लिए काम करती है, कौन सी सब्जी करती है? अच्छा, जितनी सब्जियां हैं, जितने फ्रूट्स हैं, सारे के सारे वाइटामिन्स का बहुत अच्छा सोर्स है। अब जब हम इम्यूनिटी की बात करते हैं, विटामिन ए इंपॉर्टेंट है, विटामिन सी इंपॉर्टेंट है, विटामिन ई इंपॉर्टेंट है, तो आपको जितने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, जितनी सब्जियां हैं वो ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। हाँ, ओवर कुक कर करके नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। ओवर कुक से मुराद ये है कि हम एक तो सब्जियों को फ्राई करते हैं और बहुत ज़्यादा जब तक उसके सारे न्यूट्रिएंट्स ज़ाया नहीं हो जाते हम पकाते जाते हैं। ओवर कुक ना करें, स्टीम करके अगर वेजिटेबल्स इस्तेमाल की जाती हैं वो सबसे बेहतर है। बिकॉज़ हम एशियंस में अक्सर वो एंजाइम जो कि कच्ची सब्ज़ी को हज़म करने के लिए चाहिए होता है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जो लोग सलाद इस्तेमाल करते हैं या कच्ची सब्ज़ी, उनमें से कुछ लोग गैस का प्रॉब्लम जो है वो कंप्लेन करने लग जाते हैं, जी हम तो जब भी सब्ज़ी खाएं गैस हो जाती है। आप वही वेजिटेबल्स जैसे ब्रोकली वगैरह, गोभी, बैंगन, कुछ इस तरह से दम पे रख के खा लो तो भी लोगों को शिकायत होती है। फिज़ा उसमें प्रॉब्लम ये है कि जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं ना, ये तो आपको कच्ची लेनी नहीं चाहिए, ये ऑक्सीलेट स्ट्रेस देती हैं बॉडी के अंदर। जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं इनको तो आप स्टीम करके लें। अब बैंगन अगर आपको पका के स्टीम करके भी गैस कर रहा है तो आपको हो सकता है कोई और अंडरलाइंग इशू हो, जैसे IBS वगैरह का मसला हो, उसमें भी फिर बैंगन सूट नहीं करता। अगर कोई एक पर्टिकुलर वेजिटेबल या फ्रूट आपको प्रॉब्लम कर रहा है, हो सकता है फिर आपका कोई अंडरलाइंग इशू चल रहा है। इन जनरल अगर हम बात करें, आपका कोई पेट का मसला नहीं है तो आप वेजिटेबल्स को हल्का सा स्टीम करके, बहुत आपका दिल है तो 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल उसमें ऐड कर लें और उस तरह से आप इस्तेमाल करें, उनकी एब्जॉर्प्शन सबसे अच्छी होगी और वो आपको गैस ट्रबल नहीं करेंगे। वेरी नाइस। आयशा हमारे साथ हैं। हम आज पूछें इम्यूनिटी को किस तरीके से बूस्ट किया जा सकता है, सही किया जा सकता है, उस पर काम करेंगे ब्रेक के बाद।
अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर आयशा मौजूद हैं और वो हमें बता रही है कि किस तरीके से हम इम्यून को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब कुछ सब्जियों के ऊपर बात कर रहे थे हमने, आपने कुछ बादी सब्जियों के बारे में बताया जिसमें आपने कहा गोभी और ब्रोकली और ग्रीन्स वाली जितनी भी सब्जियां हैं वो थोड़ा सा इफ़ेक्ट कर सकती हैं, मगर उसको आप अगर दम करके उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल के अगर बनाएं और अपनी ज़िंदगी में शामिल करें तो आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छी हैं। ऑलराइट, उसके अलावा हम सब्जियों का क्या इस्तेमाल करें, किस तरीके से करें, किन चीज़ों के साथ करें? क्या गोश्त के साथ अगर सब्ज़ी को पकाया जाए तो क्या उसके अंदर सारे जो उसके विटामिन्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। गोश्त के साथ अगर आप सब्ज़ी को पकाते हैं, बस एक फैक्टर आता है कि जो सब्ज़ी के अंदर फाइबर है वो गोश्त के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन को थोड़ा सा हिंडर करता है, बट ये नेचुरल सिस्टम है। अल्लाह ताला ने जो सिस्टम बनाया है खाने पीने का वो इसी तरह बनाया है कि ऑब्वियसली आप रोटी खा रहे हैं गोश्त के साथ लगा के तो उसमें भी फाइबर है, वो भी कहीं ना कहीं उसकी एब्जॉर्प्शन को हिंडर करेगा। हल्की फुल्की जो हिंड्रेंस है वो आएगी। जब आप वेजिटेबल्स को पका लेते हैं तो फाइबर कोई उस मिकदार में नहीं बचता जिस मिकदार में रॉ वेजिटेबल्स का होता है, लेकिन फिर भी जो हल्का फुल्का फाइबर होता है वो थोड़ा सा हिंडर कर सकता है आयरन की एब्जॉर्प्शन को। ये इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। जहाँ तक बात है वेजिटेबल्स को हम किस और फॉर्म में, आप इनकी स्मूदीज़ बना सकते हैं, बट एज आई सेड बिफोर कि आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की स्मूदी नहीं बनानी। मैंने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को देखा है, वो कहते हैं जी केल डाल लो तो स्पिनच डाल लो तो इसको ब्लेंड करके लो, या आपके लिवर को डिटॉक्स कर देती है। एक तो लिवर डिटॉक्सिफिकेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। दूसरी बात, जब आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को इस तरह से ब्लेंड करते हो तो वो ऑक्सीलेट स्ट्रेस देती हैं और बाकायदा इससे फिर किडनी के मसले जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। वो आपको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान दे रहे हैं। हाँ, आप जैसे कैरेट हो गया, उसके साथ एक एप्पल हो गया और थोड़ा सा जिंजर, इसको ब्लेंड करके ले सकते हैं। बीटरूट भी डाल सकते हैं। आप क्यूकम्बर को भी ब्लेंड करके ले सकते हैं, या आप लौकी को चाहें तो उसको भी जिंजर के साथ ब्लेंड करके उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये उन लोगों के लिए जिनको नंबर 1 गैस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर 2 वो सैलड नहीं खा सकते, या उनको वेजिटेबल्स जो है वो खाना नहीं पसंद, वो लोग इस तरह से ले सकते हैं। अगर आपको इस तरह भी नहीं खाना या आपका बच्चा जो है वो वेजिटेबल्स को एक्सेप्ट नहीं करता तो सैंडविचेस की फॉर्म में थोड़ा सा वेजिटेबल्स को हल्का सा उन्हें स्टीम कर दिया जाए। क्यूकम्बर हो गया या जो भी आपका बच्चा पसंद करता है, अनियन, टोमेटोज़ वगैरह, वो आप उसको सैंडविच में या जो ब्राउन बर्गर्स आ गए हुए हैं या जो टॉर्टिया रैप है उसके अंदर लगा के देते हैं। लेकिन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बच्चे की और आपकी अपनी भी डाइट का ज़रूर हिस्सा होना चाहिए। वाह वाह वाह, आजकल एक बहुत अच्छी चीज़ है वो आइसबर्ग का जो पूरा होता है, सैलड का जो पत्ता होता है उसके अंदर कीमा, उसमें सारा जो भी आपको अच्छा लगते हैं सब्जियां, आप प्याज डाल दें, उसमें आप टमाटर डाल दें, उसमें आप थोड़े से मसाले भी थोड़े से स्प्रिंकल कर सकते हैं। उसके बाद उसको रोल करें और उसमें टूथपिक लगाएं और उसको ऐसे रोल बना के खा लें, कितना वो भी बड़ा टेस्टी लगता है। तो ये तो कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है, ये तो लोग खा सकते हैं ना, बच्चों को भी हम दे सकते हैं स्कूल के लिए।